तो चलिए अब हम लोग अपादान कारक की बात करेंगे। ओके, तो इसमें क्या दिया है कि संज्ञा के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने आदि का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, जिससे क्रिया का अलगाव प्रकट हो या जिससे क्रिया निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, जैसे वह साइकिल से गिर पड़ा। ठीक है, तो इसमें से आ गया तो आप समझ जाओगे कि ये अपादान कारक है। या फिर ऐसे भी पहचान कर सकते हो कि वाक्य की क्रिया में किससे लगाकर प्रश्न करते हो तो जो उत्तर मिलता है वही अपादान कारक हो जाता है। जैसे वह किससे गिर पड़ा, वह साइकिल से गिर पड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल से इसमें अपादान कारक हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है कि तुम अभय से दूर रहो, तो तुम किससे दूर रहो, अभय से दूर रहो। या तो आप से देख के पता कर लो कि अपादान कारक है, या तो क्वेश्चन करो कि किससे लगाकर प्रश्न करो तो जो उत्तर मिले उसी से समझ लो कि ये अपादान कारक है। ओके, तो समझ गए ना आप। आगे देखेंगे अब हम संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है कि जिस शब्द से वाक्य में आए दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध प्रकट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जो शब्द क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध सूचित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है कि यह कोट राम का है, तो जैसे ही का आया आप तुरंत समझ जाओगे कि ये संबंध कारक है। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है पहचान करने की कि आप वाक्य की क्रिया में किसका, किसकी या किसके द्वारा अगर लगाकर प्रश्न करते हो तो जो उत्तर मिलता है वही क्या हो जाता है, संबंध कारक हो जाता है। ठीक है, जैसे आप पूछो कि ये कोट किसका है, तो किसका है, राम का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, तो के आ गया तो तुरंत समझ जाओगे आप कि संबंध कारक है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कर लो कि किसके 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे आ जाएगा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि संबंध कारक है। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप। आगे हम देखेंगे अधिकरण कारक क्या होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पर है। ठीक है, चाहे में आएगा या तो फिर पर आएगा। ठीक है, जो शब्द क्रिया के आधार को बताता है, मतलब ये आधार को बताएगा। जैसे कृष्णा कमरे में सो रहा, तो कहाँ सो रहा है, कमरे में। ठीक है, तो जो कमरे में है वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो कहाँ रखी है, इसका आधार क्या है, मेज है। ठीक है, तो पुस्तक मेज पर रखी है, तो जो मेज पर हो जाएगा ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वाक्य की क्रिया में कहाँ लगाकर अगर आप प्रश्न करोगे तो जो उत्तर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना आप। सबसे लास्ट वाला है वो है आपका संबोधन कारक। ओके, जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए या किसी को बुलाने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता। ठीक है, इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है, इसके बाद संबोधन चिन्ह या फिर विराम चिन्ह लगाया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जांपल में दिया है कि वाह भैया तुमने कमाल कर दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि संबोधन चिन्ह लगा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये संबोधन कारक है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है आपका कि बच्चों इधर आओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संबोधन चिन्ह लगा है, तुरंत आप समझ जाओगे कि ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक में संज्ञा सर्वनाम शब्द से पहले अरे, रे, हे, अरी शब्द लगाते हैं, इनके आगे क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, या तो फिर संबोधन चिन्ह या फिर अल्प विराम। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो चलिए अब हम लोग सर्वनाम को देखते हैं। ओके, तो सर्वनाम सुनते ही आपके माइंड में ये बात आ जाती होगी कि यहाँ तो सब नाम की बात कर रहा है। ठीक है, सर्व मतलब सारा या सब, और नाम मतलब नाम, तो सब नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सब नाम। आप जानते हो कि संसार में प्राणियों और वस्तुओं के अपने अपने नाम हैं, और उन नामों से क्या है कि हम उनको जानते हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि उनका नाम दोहराना हम लोग को अटपटा लगता है, तब हम लोग नाम के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए आप।
जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई और कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निजवाचक सर्वनाम, थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम एंड फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम और सिक्स क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसमें दिया है कि बातचीत करते समय 3 स्थितियां रहती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि व्यक्ति जो बोलता है वह क्या होता है, वक्ता होता है। दूसरी स्थिति होती है कि व्यक्ति जो सुनता है वह होता है श्रोता। और तीसरी स्थिति क्या होती है कि जिसके विषय में बातचीत की जाती है वह अन्य व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इन स्थितियों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका उत्तम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष, थर्ड है अन्य पुरुष। अब सबसे पहले हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं। ठीक है, तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लिखने वाले के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मैंने कविता पढ़ी। ओके, तो जो यहाँ पे मैंने शब्द दिया है ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि उत्तम पुरुष में क्या होता है कि मैं आता है, मुझे आता है, हम आता है, हमें आता है, तो क्या होता है, वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं हमेशा सच बोलती हूँ तो यहाँ पे मैं शब्द आ गया, तो ये क्या है, उत्तम पुरुष है। अब मुझे जाने दो, तो यहाँ पे मुझे आ गया, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। इनमें क्या होता है कि तुम आता है, आप आता है, तुमसे आता है, तुम्हें आता है, तो जब ऐसे शब्द आए तो आप तुरंत समझ जाना कि ये मध्यम पुरुष है। जैसे तू कब आएगी, यहाँ पे तू आया है ना, तो आप क्या समझोगे कि ये मध्यम पुरुष है। तुम्हारा बैग वहां रखा है, तो तुम्हारा आ गया, तो आप समझ जाना कि ये मध्यम पुरुष है। आप दिल्ली कल जाओगे, तो यहाँ पे जो आप शब्द दिया है ये क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। तो आगे हम देखेंगे अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे आई, तो इसमें जो है वह शब्द क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। उसे बुला लाओ, यहाँ पे जो उसे है वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। वह कल अपने गांव चले गए, यहाँ पे जो वह शब्द आया है वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर किसी वाक्य में वह आए, वह आए, उसको आए, उन्हें आए, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप। तो आगे हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सुबह स्वयं आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं शब्द आ गया। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि ये निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में क्या होता है कि स्वयं आता है, खुद आता है, अपने आप आता है और आप आता है। ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ पे दिया है कि वहां तुम अपने आप चले जाना, तो यहाँ पे अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो अब हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी निश्चित प्राणी और वस्तुवाद के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इन वाक्यों में क्या होता है कि यह शब्द आता है, ये शब्द आता है, वह शब्द आता है और वह शब्द आते हैं, तो आप समझ जाना कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे जैकलीन वह है, ठीक है, तो यहाँ पे वह शब्द आ गया है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यह मेरा घर है, तो यह आ गया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित प्राणी और वस्तुवाद के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वाक्यों में कोई आ जाता है, कुछ आ जाए या फिर किसी आ जाए, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि किसी ने पुकारा था, तो यहाँ पे किसी शब्द आ गया, तो आप क्या समझोगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
ठीक है, समझ गए ना आप? ये बात समझ में आ गई ना? आगे दिया है कि बैग से कुछ गिर गया, तो क्या गिरा? कुछ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित ही नहीं है कि क्या गिरा, कुछ गिरा, पता ही नहीं है क्या गिरा, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिफ्थ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों का आपस में संबंध जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वाक्यों में जो आ जाए, जिसने आ जाए, जिन्होंने आ जाए, तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं उस आदमी को जानती हूं जो कल आया था। ठीक है, तो जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जो गाएगा सो पुरस्कार पाएगा, तो यहाँ पे जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? आगे हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और कार्य आदि के विषय में प्रश्न करने का पता चलता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाक्यों में कौन आ जाए, किसने आ जाए, क्या आ जाए या किसे आ जाए, तो आप समझ जाना कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे पानी किसने गिरा दिया, तो यहाँ पे किसने शब्द आ गया, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। शोर कौन मचा रहा है, तो यहाँ पे कौन शब्द आ गया, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग विशेषण की बात करेंगे। ओके, तो इसमें क्या दिया है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका गुणवाचक विशेषण, सेकेंड है संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है परिमाणवाचक और फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान आदि का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अनूप बड़ा दयालु है। ठीक है, तो इसमें जो दयालु शब्द है ये गुण को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे उसने सुंदर चित्र बनाया, तो जो यहाँ पे सुंदर शब्द आया है वो क्या बता रहा है? गुण को बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। समझ गए आप? इसके आगे है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, सेकंड है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है निश्चित संख्यावाचक और सेकंड क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित बोध कराने वाले विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 जो है संख्या, जो है 40 दी है, ये एकदम निश्चित है, ये संख्या सही बता रहा है कि मतलब 40 विद्यार्थी है, नंबर दे दिया है। यहाँ पे है कि बाहर 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं, तो जो 2 है वो बता दे रहा है, मतलब संख्या एकदम बता दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उसमें संख्या बता दे रहा था, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक में संख्या बता दे रहा था और अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या नहीं बताएगा। जैसे बाढ़ में सैकड़ों महान गिर गए, ठीक है, तो यहाँ पे संख्या नहीं बताया, सैकड़ों मतलब अनकाउंटेबल है, काउंट करके बताया ही नहीं है। ठीक है, सभा में अनेक लोग आए थे, तो यहाँ पे संख्या नहीं दिया है, ठीक है, अनेक लोग सिर्फ बता दिया है, तो आप कैसे समझोगे कि कितने लोग आए थे? तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की नाप तौल का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मानवी 2 मीटर कपड़ा लाई, तो यहाँ पे 2 मीटर दिया है, ठीक है, इसका माप हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेट दे दिया है, क्या दिया है? 1 लीटर, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है,
समझ गए आप। लेकिन इसके भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है वो होता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की परिमाण संबंधी विशेषता का निश्चित पता बताने वाले विशेषणों को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे विश्वास ने 2 किलो सेब खरीदे, ठीक है, तो ये निश्चित है, इसमें बता रहा है कि विश्वास ने 2 किलो सेब खरीदे, तो ये निश्चित संख्या बता रहा है। जैसे भैया आधा लीटर तेल लाए, तो आधा लीटर जो है ये निश्चित है, निश्चित परिमाण बता रहा है। लेकिन अनिश्चित परिमाण में ऐसा नहीं होता है। अनिश्चित परिमाण में क्या होता है कि जिन परिमाणवाचक विशेषणों से नाप तोल का निश्चित पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनुज के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो इसमें परिमाण का पता नहीं चल रहा है, बहुत सारी मतलब अनकाउंटेबल, अब गिने थोड़ी ना कि कितनी है, वहां पे तो निश्चित करके बताए। ऐसे बोल देता कि अनुज के पास 4 पुस्तकें हैं, तो यह निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अनुज के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे थोड़े चावल और दे दो, थोड़े चावल बताया है, यहाँ पे परिमाण नहीं बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कमीज नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो यह शब्द है ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। ये लोग मैच देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये शब्द है ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए ना आप। तो चलिए अब हम लोग क्रिया की बात करते हैं। ठीक है, तो क्रिया का अर्थ होता है काम। ठीक है, क्या अर्थ होता है, काम होता है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया या तो स्वयं होती है या की जाती है। जैसे यहाँ पे है कि अर्जुन तीर चला रहा है, तो यहाँ पे जो चला रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। धोबी कपड़े धो रहा है, तो यहाँ पे जो धो रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप। तो अब हम किसकी बात करेंगे, धातु की। तो धातु क्या है कि क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, जैसे चल, उठ, बैठ, लिख, पढ़ आदि। और इनके साथ जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है। ठीक है, इनके साथ जब हम प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाती है, क्रियाएं बन जाती है। जैसे चलना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना आदि। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है, सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होता है कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सड़क पर टहल रहा है, तो टहलना कोई काम थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे अनुज कल तक आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा शब्द है ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। तो सकर्मक क्रिया वो होता है जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कल्पना साधना को संस्कृत पढ़ाती है, तो इसमें काम हो रहा है। ठीक है, क्या पढ़ा रही है, संस्कृत पढ़ा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे लता तबला बजा रही है, तो यहाँ पे बज रहा है, कुछ कोई काम हो रहा है। ठीक है, तबला बज रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए ना आप। तो आगे हम देखेंगे अभिकारी या अपव्यय। ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि की दृष्टि से नहीं बदलते उन्हें अभिकारी या अपव्यय कहते हैं। ठीक है, जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे हाथों हाथ, इधर, वाह, अथवा इत्यादि। ओके, तो अपव्यय शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है क्रिया विशेषण, सेकंड है संबंध बोधक, थर्ड है समुच्चय बोधक और फोर्थ है विस्मयादि बोधक और फिफ्थ क्या है, निपात। तो चलिए अब हम लोग क्रिया विशेषण की बात करते हैं। ओके, तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय शब्दों को
क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। फर्स्ट है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया होने की रीति या ढंग का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कल जरूर आएंगे, तो यहाँ पे जो जरूर शब्द दिया है ये क्या है, रीतिवाचक विशेषण। जैसे अरुण पैदल चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैदल दिया है वो क्या है, रीतिवाचक विशेषण है, ठीक है। तो इतना समझ गए ना आप। तो आगे हम देखेंगे क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उधर जाओगे तो स्कूल पहुंचोगे, ठीक है। तो उधर जो है इसमें वो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे रोशनी ऊपर बैठी है, तो यहाँ पे जो ऊपर शब्द है वो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण को। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया होने के काल का पता चलता है उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्कूल परसों खुलेगा, तो यहाँ पे जो परसों है वो काल को बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वर्षा अभी हो रही है, तो कब हो रही है वर्षा, अभी, तो ये काल को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया होने के परिमाण और मात्रा का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि रूपा जितना खाती है उतनी मोटी होती जाती है, तो यहाँ पे जितना दिया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चाय में चीनी कम डालना, तो यहाँ पे जो कम शब्द दिया है ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो ये समझ गए ना आप। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग संबंध बोधक को देखते हैं। ओके, तो ऐसे अभिकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल कि रूपारी के साथ रितिका सूरत गई, तो यहाँ पे जो के साथ है, ठीक है, ये संबंध को बता रहा है, तो यहाँ पे के साथ क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। हम घर से दूर गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो से दूर है ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे समुच्चय बोधक की, ठीक है, जो योजक होता है। तो इसमें क्या है कि ऐसे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अरुणा गिटार बजाएगी और प्रिया गाएगी, तो यहाँ पे जो और शब्द है ये दो शब्दों को जोड़ रहा है आपस में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। मुझे बताओ कि तुम कब आओगे, तो यहाँ पे जो की शब्द है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम समुच्चय बोधक के भेद को देखते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका समानाधिकरण और सेकंड क्या है, व्यधिकरण। तो सबसे पहले हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक को देखते हैं। तो वह समुच्चय बोधक शब्द जो दो समान स्तर वाले उपवाक्यों और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि मुकेश और सुधा भाषण देंगे, ठीक है, मुकेश और सुधा भाषण देंगे, तो जो और है ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। हमने अनुज को बुलाया था लेकिन वह नहीं आया, तो यहाँ पे जो लेकिन शब्द है वो क्या हो जाएगा, आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक की। तो वह समुच्चय बोधक शब्द जो एक प्रमुख उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है चाय नहीं बनी क्योंकि दूध ना था, तो यहाँ पे कार्ड बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे कार्ड के साथ बताया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। नेहा श्रेष्ठ गायिका है इसलिए सम्मान पाती है, तो क्यों सम्मान पाती है नेहा, श्रेष्ठ गायिका है, तो यहाँ पे कार्ड बता दिया गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्यधिकरण समुच्चय
बोधक। अगर स्वरूप बता दे, जैसे असीम सोचता था कि विक्रम प्रथम आएगा, यहाँ पे स्वरूप बताया क्या है, विकास मूर्ख नहीं है जो व्यर्थ झगड़ा करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्वरूप को बताया गया है। उद्देश्यवाचक में क्या होता है कि मिस्त्री को बुलाओ जो कि नल ठीक करे, ठीक है, ये उद्देश्य को बता रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, उद्देश्य को। यहाँ पे जो की शब्द है ये उद्देश्यवाचक है, ठीक है। इंदु मंच पर गई ताकि कविता सुना सके, तो यहाँ पे जो ताकि शब्द दिया है ये क्या है, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक वाक्य। ओके, अब हम बात करेंगे संकेतवाचक की। तो जब पापा आएंगे तब मॉल जाएंगे, तो यहाँ पे जो तब दिया है ये क्या है, संकेतवाचक, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप। तो अब हम बात करेंगे विस्मयादि बोधक की, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा और प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे हर्ष की बात करें हम, तो जैसे आप बोलते हो ना आह, वाह आदि, प्रशंसा की वाह, ओह, सुंदर आदि। विस्मय में क्या होता है, अरे, है, क्या आदि। शोक में हो जाता है उफ, हाय, आह आदि। संबोधन अरे, अजी, अबे, ओके, ये संबोधन के वाक्य है। चेतावनी में क्या होता है, बचो, हटो, सावधान। अभिवादन में हो जाएगा प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। घृणा में क्या होता है, छी, धिक्कार आदि। ओके, तो अब हम बात करेंगे निपात की। तो ऐसे अभिकारी शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद आकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात शब्द कहते हैं। जैसे ऋचा ही लघु कथा वाचन करेगी, ठीक है, तो इसमें क्या है, निपात है। विमल गाएगा तो विनीत भी गाएगा, इसमें क्या है, निपात है। अब हम क्या करेंगे, पद परिचय करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम संज्ञा पदों का परिचय करेंगे। जैसे बलराम ने नाश्ता कर लिया, ठीक है, तो जो यहाँ पे बलराम शब्द है वो संज्ञा है, और कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर लिंग की बात करेंगे तो पुल्लिंग है, और वचन क्या है, एक वचन। कर्ता कारक इसमें क्या है, कर लिया है, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब दिया सेकेंड एग्जाम्पल आपका कि कृति उदयपुर चली गई, ठीक है। कृति कहाँ चली गई, उदयपुर। तो कृति क्या है, संज्ञा है। वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग की बात करें तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और चली गई क्या है, क्रिया का कर्ता है, ठीक है। अब हम सर्वनाम पदों का परिचय अगर करें तो वह पुस्तकालय गया, तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है, एक वचन है, और गया जो है क्रिया का कर्ता है, ठीक है। हम इंडिया गेट देखने गए, तो यहाँ पे हम शब्द जो है वो सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और क्या है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और देखने गए क्या है, क्रिया का कर्ता, ठीक है। तो अब हम विशेषण पदों का परिचय करेंगे। तो ललिता ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है, और ललिता क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगी, एक वचन है। फ्रॉक क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। फ्रॉक क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जैसे यहाँ पे दिया सेकेंड एग्जांपल कि छोटी बहन शोर मचा रही है, तो जो छोटी है वो विशेषण है, वो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। और लिंग कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, एक वचन, और जो बहन है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप। तो क्रियापदों का परिचय देखेंगे हम। तो जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था, तो जो सो रहा था वो क्या हो जाएगा, क्रिया, और क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा भूतकाल में। और विजय क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन, और कर्ता की जो क्रिया है वो क्या है, विजय है, ठीक है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये पुल्लिंग है, ठीक है। मुझे प्रधानाचार्य से पुरस्कार मिला था, तो मिला था क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा सकर्मक, पूर्ण भूतकाल, और ये पुल्लिंग हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। और मुझे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ता की क्रिया, ठीक है। किसे मिला था, मुझे मिला था, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण पदों का परिचय। तो चंद्रकांता मधुमिता के साथ उधर गई है, तो उधर शब्द जो है क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, और जो गई है वो क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप। सेकेंड एग्जाम्पल है, आनंद हमारे घर परसों आएगा, तो परसों शब्द है क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और आएगा क्या हो जाएगा, क्रिया के काल की विशेषता, ठीक है।
समझ गए ना आप। आगे हम देखेंगे संबंध बोधक पदों का परिचय। दिनेश ने प्रकाश से पहले भोजन कर लिया, तो जो यहाँ पे से पहले है वो संबंध बोधक कालवाचक है, और दिनेश और प्रकाश में क्या है, संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध सूचक हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक योजक पदों का परिचय अगर हम देखें तो इला को पुस्तकें खरीदनी थी परंतु नहीं खरीदी, तो जो परंतु है ये समुच्चय बोधक विरोध सूचक है, और इला को पुस्तकें खरीदनी थी और नहीं खरीदी उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, विरोध को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है कि सुमित को बुला लाओ ताकि सुशांत को समझाए, तो ताकि जो यहाँ पे है वो समुच्चय बोधक उद्देश्यवाचक है। सुमित जो है क्या है, सुमित को बुला लाओ और सुशांत को समझाइए, उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य स्पष्ट करना है। ठीक है, समझाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विस्मयादि बोधक पदों का परिचय। तो यहाँ पे दिया है आपका अच्छा रोहतक चले जाना, तो अच्छा शब्द जो है ये विस्मयादि बोधक स्वीकृति सूचक है और स्वीकृति के भाव को दर्शाने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपकी टॉपिक भी यहीं पे खत्म हो गई। थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग अपादान कारक की बात करेंगे। ओके, तो इसमें क्या दिया है कि संज्ञा के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने आदि का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, जिससे क्रिया का अलगाव प्रकट हो या जिससे क्रिया निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, जैसे वह साइकिल से गिर पड़ा। ठीक है, तो इसमें से आ गया तो आप समझ जाओगे कि ये अपादान कारक है, या फिर ऐसे भी पहचान कर सकते हो कि वाक्य की